बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद शुजा और आज हमारा टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ में जो चीज़ें हमने आज स्टडी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, केमिकल स्पीशी में हम आज स्टडी करेंगे आइंस को। आइंस की फर्दर टू टाइप्स, कैटाइन और एनाइन, उसको स्टडी करेंगे अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर आइन। मॉलिक्यूलर आइंस की भी हम फर्दर स्टडी करेंगे कि कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइंस। अच्छा, साथ ही साथ हम इसमें डिफरेंस भी करते जाएंगे एटम्स और आइन में। इसके बाद हम मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आइन में। इसके बाद जो मेन हम स्टडी करेंगे टॉपिक वो होगा फ्री रेडिकल्स का, और फ्री रेडिकल्स में हम डिफरेंस भी देखेंगे। आइंस और फ्री रेडिकल्स में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं जो आज हमने स्टडी करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द डिफरेंस बिटवीन द आइंस एंड एटम्स आर मॉलिक्यूल आर मोलेकुलर आइंस आर फ्री रेडिकल्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत मरतबा जो है ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बग़ैर देर किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। केमिकल स्पीशी में पहले नंबर पे इसे हम कहते हैं केमिकल स्पीशी, केमिकल अनवाह स्पीशीज़। तो आइंस क्या है स्टूडेंट? डेफिनेशन तो बुक में लिखी हुई है, यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा समझाने के ऊपर कि एक्चुअली आइन क्या है। तो स्टूडेंट्स, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अपने सेल से निकाल देता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो वो जो कमी होती है उसे हम कहते हैं आइन। अब जब इलेक्ट्रॉन निकला तो एक आइन बना प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो निकला, एक निकला, दो निकले, ये जितने भी निकले। तो इसी तरह जब पहले मैं इसकी एग्जांपल आपको दे दूं कि हाइड्रोजन, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला। इसी तरह जब हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो भी इसके अंदर एक आइन बनता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इजाफी होता है, ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल देखें कि ये क्लोरीन के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो वो बनेगा क्लोराइड आइन और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये थी बेसिक बातें आइंस के बारे में। अब मैं आपको टेक्निकल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट्स, अब इसकी आप डेफिनेशन देखें। आइंस इज एन एटम or a group of atoms
हैविंग अ चार्ज ऑन इट। इस पूरी लाइन में स्टूडेंट्स ये बात कही गई है कि आइंस जो है इज एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट। ऐसे एटम या एटम्स का ग्रुप जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव हो। अब जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसे हम कहेंगे कैट आइन। ठीक है जी, कैट आइंस। कैटाइंस वो आइंस होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनेगी, एन एटम, ये वाली बात, एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग, चार्ज तो है लेकिन कौन सा चार्ज है कैटाइंस पे, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड कैटाइन। इसकी एग्जांपल्स समझ लें स्टूडेंट्स। वैसे तो मैंने ऊपर भी दी हैं लेकिन आपको वो तो मैंने आपको चीदा चीदा बातें पहले समझाई थी। अब जो है मैं डिटेल में कुछ बता रहा हूँ आपको कि अब हम एग्जांपल ले लें सोडियम की। तो सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो बन जाता है Na पॉजिटिव, और प्लस जो इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है वो। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से बच्चे जो हैं भूल जाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कब बना है या नेगेटिव चार्ज कब बना है। तो पॉजिटिव चार्ज जब इसके ऊपर हो तो समझें कि इस एटम या जो एटम का ग्रुप हो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसका मतलब आपने ये लेना है कि इस एटम या एटम का ग्रुप को ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की। इसे मीन्स के इसके अंदर ऐड करने हैं। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो मैं आपको एनाइन में समझाता हूँ। तो एक और एग्जांपल कैल्शियम की ले लें स्टूडेंट्स। कैल्शियम के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन जब इसके बाहर निकलेगा तो ये Ca पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब कैल्शियम जो है ये इस हालत में जो है अबंडेंट नहीं होता, तो वो Ca पॉजिटिव से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो ये हो जाता है Ca पॉजिटिव, या हम इसे लिख सकते हैं कि 2 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये थी एग्जांपल्स कैटाइन की। होपफुली आपको कैटाइन समझ आ गई होगी। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं एनाइन को। ये स्टूडेंट्स एनाइन की डेफिनेशन देखें, सिमिलरली उसी तरह है। एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग, अब एनाइन पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। अब नेगेटिव चार्ज क्यों होता है ये एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल में देखें हम, मैं अगर इधर एटम लूँ और इधर एनाइन लूँ, तो एटम में आप देखें क्लोरीन की एग्जांपल। क्लोरीन के अंदर जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसके अंदर इसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास इजाफी आ जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज ये इंडिकेट करेगा कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ये एटम चाहता है कि मुझसे नेगेटिव हो जाएं इलेक्ट्रॉन, मुझसे निकल जाएं। जिस तरह मैंने पॉजिटिव के बारे में बताया था कि उसे पॉजिटिव का मतलब है कि इसके अंदर ऐड करें, ज़रूरत है इसे। नेगेटिव का मतलब ये है कि इसके पास एक्स्ट्रा हैं, ये नेगेटिव करना चाहता है, ये निकालना चाहता है। ये इस तरीके से आपने इसे याद रखने का तरीका मैं जिस तरीके से मैंने खुद स्टडी करते हुए याद रखा था, तो मैंने आपको सोचा कि ये बता दूँ। इसके बाद एग्जांपल ऑक्सीजन की लें स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन की एग्जांपल भी कैल्शियम की तरह है। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाले थे, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे।
2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा O2। अब चार्ज 2 के बाद कौन सा, नेगेटिव या पॉजिटिव? एनाइन है, इलेक्ट्रॉन को हमने खुद ऐड किया है तो नेगेटिव चार्ज आएगा स्टूडेंट्स। तो आइन में हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि आइन ऐसी चीज़, ऐसी स्पीशी होती है, एटम या एटम का ग्रुप होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है। अब चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर पॉजिटिव है तो हम उसे कैटाइन कहेंगे, अगर चार्ज नेगेटिव है तो हम उसे एनाइन कहेंगे। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो क्या है? वो ये है कि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि एटम और आइन, इन दोनों के दरमियान फ़र्क करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एटम और आइन, एटम एंड आइन। तो जैसे डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन पूछें तो आपने हमेशा आंसर को टेबुलर फॉर्म में देना है और एटलीस्ट मिनिमम 3 पॉइंट ईच के आपने लिखने हैं। तो जब भी डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन आए तो अपने आंसर को टेबुलर फॉर्म में लिखना है टेबल के अंदर, और एटलीस्ट कम से कम 3 डिफरेंस आपने लिखने हैं। तो पहला डिफरेंस स्टूडेंट जो है वो है कि एटम क्या होता है? एटम स्टूडेंट्स होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। जबकि आइन, आइन को हमने अभी स्टडी किया कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आइनिक कंपाउंड। आइन जो होते हैं, आइन ये होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, लेकिन ऑफ एन आइनिक कंपाउंड। अब ये क्या बात हुई स्टूडेंट्स कि आइनिक कंपाउंड क्या है? यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है। तो आइनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड तो हमने पीछे पढ़ लिया है लेकिन ये हमने जो है अभी नहीं पढ़ा, चौथे, आई थिंक के चौथे चैप्टर में हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग वाले में। तो आइनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, वो भी कंपाउंड है कि जिनके अंदर हम जो वो बने हुए होते हैं कंपाउंड्स, वो बने होते हैं आइंस से, उनके दरमियान आइंस से बॉन्डिंग होती है और आइंस अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इनके दरमियान, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जुड़ जाते हैं। सोडियम और क्लोराइड की अगर हम एग्जांपल लें तो वो सोडियम और क्लोराइड जुड़ जाते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। तो ये आइनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है आइन। आगे जब हम पढ़ेंगे फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे तो जाके आपको ये होपफुली ओवरऑल क्लियर होगा। अभी आपको जो है आइनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स का इल्म नहीं है। तो दूसरा पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, it can or cannot exist independently। क्या मतलब? and take part in a chemical reaction। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एटम की डेफिनेशन उन्होंने कर दिया इस पॉइंट में, बुक वालों ने। इसमें कहा जा रहा है कि एटम आज़ाद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसके साथ वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी ले सकता है। अब आइन ये कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो कर भी सकता है एटम और नहीं भी, लेकिन आइन कैन नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये कभी भी आज़ादाना तौर पर जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और ये हमेशा हमेशा सराउंड, इसके इर्द गिर्द जो है वो इसके मुखालिफ जो होंगे चार्जेस में होंगे, वो होंगे, मीन्स कि अगर पॉजिटिव है दरमियान में तो हमेशा इसके इर्द गिर्द नेगेटिव के चार्ज होंगे, ये हमेशा घिरा हुआ रहेगा। जबकि एटम आज़ाद रह भी सकता है अपनी मर्ज़ी से। लास्ट पॉइंट, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जबकि ये
it has a net charge। इसमें क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स? इसमें ये कहा जा रहा है कि एटम के ऊपर न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता। अगर होता है तो वो न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होते हैं। जबकि आयन जो है इसके ऊपर हमेशा चार्ज होता है। आयन की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा, ऐदर कि वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन चार्ज होता है। तो ये तीन जो हैं वो बातें थी स्टूडेंट्स, ये तीन पॉइंट्स थे जो डिफ्रेंशिएट के थे। आपने कॉन्सेप्चुअली इन्हें समझना है। तो ये था हमारा आयंस का जो टॉपिक। जी तो स्टूडेंट्स, हमने आयंस को स्टडी किया, इसके बाद कैटाइन को, उसके बाद एनाइन को, फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया एटम और आयन को। अब हम मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे और मोलेकुलर आयंस को पढ़ेंगे। मोलेकुलर आयंस के आगे जो टाइप हैं मोलेकुलर कैटाइन और मोलेकुलर एनाइन, और इसके बाद मॉलिक्यूल और मोलेकुलर आयन में डिफरेंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल। जी तो स्टूडेंट्स, ये मोलेकुलर आयंस क्या है? मैं आपको सादा अल्फाज में बता दूं कि जैसे हमने पढ़ा कि जब एटम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है या ले लेता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, और वो जो चीज़ तब बनती है चार्ज हासिल करने के बाद, उसे हम आयन कहते हैं। इसी तरह जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन अपना दे दे, मॉलिक्यूल मुकम्मल होल जब एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दे या ले ले तो उसके ऊपर भी चार्ज आ जाता है। तो उसे हम, जब चार्ज आएगा किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, तो हम उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल loses or gain an electron, it forms a molecular ion। क्या बात कही जा रही है स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूलर आयन। अच्छा, मॉलिक्यूलर आयन को हम मॉलिक्यूलर आयन के साथ साथ हम रेडिकल्स भी कहते हैं। इसका नाम रेडिकल्स भी होता है। अब वही सारा कॉन्सेप्ट वही आयन वाला है, लेकिन वहाँ पे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड या वो लूज़ होता था, यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। अच्छा, इसकी भी फर्दर टू टाइप्स हैं। इसके भी कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं, कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन, और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन में सिमिलरली कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा तो जो आयन बनेगा वो कैटाइनिक होगा। मींस एग्जांपल आपकी इसकी देखें स्टूडेंट्स कि इसमें जब सॉरी के लूज़ होगा, गलती से मिस्टेक हो गई, CH4 ये मीथेन का जो है मॉलिक्यूल है, मीथेन। जब इस मीथेन के मुकम्मल मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो CH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो निकल गया। तो ये कि मीथेन क्या है? मीथेन एक कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन है। एक और एग्जांपल देखें आप हीलियम के देख लें। हीलियम जब एक इलेक्ट्रॉन देता है तो हीलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट्स आप सोचेंगे कि ये हीलियम तो एक एलिमेंट है, ये तो मॉलिक्यूल है ही नहीं। स्टूडेंट्स एक्चुअली बात ये है कि ये नोबल गैसेस हैं जो पीरियोडिक टेबल के टॉप राइट कॉर्नर पे जो है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये किसी से भी बॉन्ड की फॉर्म में नहीं रहती, इनके ऑक्टेट मुकम्मल होते हैं। तो हम इसके एक एलिमेंट को ही इसका कंपाउंड या मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए आपने यही ध्यान में रखना है कि हीलियम
को हम दोनों तरह से कंसिडर करते हैं। नाइट्रोजन की बात जब आए तो नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन देगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे के नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल Na2 जब इलेक्ट्रॉन देगा तो Na2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये थी कुछ कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस की एग्जांपल। होपफुली कि कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम एनाइनिक को स्टडी करते हैं। एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन सिमिलर अप्रोच। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ पे ऐड होगा। किस में ऐड होगा जी? एटम में नहीं, मॉलिक्यूल में ऐड होगा जी। तो स्टूडेंट्स एनाइनिक की जो एग्जांपल्स हैं उसमें क्लोरीन गैस को हम ले लेते हैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ये बनेगा Cl2 नेगेटिव। अब इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। एटम पे है नहीं, मॉलिक्यूल पे है। तो ये एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो आपकी बुक के लिहाज से देखें तो एनाइन के बारे में इतनी ही मालूमात दी गई है, जबकि कैटाइन के बारे में 2-3 एग्जांपल्स उन्होंने दी थी। अब जो है एक और बात जो MCQs के तौर पर आपसे पूछी जा सकती है वो कि ये जो कैटाइनिक हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, ये मोर अबंडेंट हैं। मोर अबंडेंट का क्या मतलब? ये ज़्यादा पाए जाते हैं इस दुनिया में। अब जो चीज़ ज़्यादा पाई जाती हो इसका मतलब ये है कि वो स्टेबल है, क्योंकि अगर वो स्टेबल है तो ही इसी सूरत में वो ज़्यादा पाई जाती है। अगर वो अनस्टेबल होती तो वो ज़्यादा पाई ही ना जाती। तो ये है MCQs के तौर पे आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन या एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन ज़्यादा अबंडेंट होते है, तो आपने कैटाइनिक जो है वो पढ़ना है। इसके बाद स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, वो जो है हम स्टडी करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब डिफ्रेंशिएट हमने करना है। डिफ्रेंशिएट जब भी हम करेंगे तो वो हम करेंगे टेबुलर फॉर्म। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये डिफ्रेंशिएट का जो ये वाला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, जो पेपर बनाने वाला होता है, उसके जहन के हिसाब से अगर आप देखें तो वो इसी तरह के डिफ्रेंशिएट के सवाल 1-2 लाजमी ही क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में जो है वो डाल देते हैं। तो 3 या 4 डिफरेंस करने हैं। तो पहली बात कि मॉलिक्यूल इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वही बात एटम वाली। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका है? एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है। अब कंपाउंड की बात तो समझ आएगी स्टूडेंट्स आपको कि मॉलिक्यूल है तो ये कंपाउंड होगा। एलिमेंट की बात आपको समझ नहीं आएगी। तो मैंने आपको पहले बताया कि हीलियम की देखें आप, हीलियम तो एक एटम है, एक एलिमेंट है। तो हम इसे मॉलिक्यूलर आयन में क्यों हम स्टडी कर रहे हैं? हम ये हीलियम एक नोबल गैस है, और नोबल गैस जो है वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाते एट ऑर्डिनरी कंडीशंस, ठीक है। तो एटम्स और कंपाउंड की हम यहाँ पे बात करते हैं। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। और ये मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ उस कंपाउंड की तरह ही फिक्स होती हैं। मॉलिक्यूलर आयन में ये जो है ये फॉर्म होता है जी गेन आर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल। दूसरा डिफरेंस जो है इट इज़ ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ऑलवेज न्यूट्रल, जैसे वो एटम्स की हमने पढ़ी थी ना, तो ये रिलेट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है मॉलिक्यूलर आयन है तो इसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा
या पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके बाद थर्ड जो डिफरेंस है कि इट कैन बी फाउंड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये एटम्स के कम्बिनेशन से मिलकर बनता है, जबकि ये आयोनाइजेशन से होता है। मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की जब आयोनाइजेशन होती है, आयोनाइजेशन मीन के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। तो ये उस तरह से बनता है। अब लास्ट जो इसमें डिफरेंस है वो इट इज़ स्टेबल यूनिट, और मॉलिक्यूलर आयन इट इज़ रिएक्टिव स्पीशी। ये जो है रिएक्टिव होते हैं। तो ये था डिफरेंस मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के। अब लास्ट टॉपिक जो लास्ट पॉइंट जो हमारा रहता है आज के टॉपिक का, वो है फ्री रेडिकल्स और आयन्स और फ्री रेडिकल्स में डिफरेंस, वो स्टडी करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल्स की बात अगर हम करें तो ये भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ प्रोसेसिंग ओड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें भी वही बात कि ये एटम या एटम्स का ग्रुप होता है। एक्चुअल बात जो हम इस पे करने हैं वो क्या है कि इसके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड का मतलब कि जिन्होंने बांड ना बनाया हो और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे हों, और वो ऑड नंबर में हों। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। इसे हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर डॉट से ज़ाहिर करते हैं। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। साथ ही साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर डॉट, क्लोरीन के ऊपर डॉट, या सी के ऊपर डॉट, सी डॉट फिर H3। तो ये फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय द होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे अब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी। तो इसमें कहा गया है कि ये फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं। तो ये बनते इस तरह से है कि होमोलिटिक ब्रेकेज होती है। होमोलिटिक ब्रेकेज के आप देखें कि कोवेलेंट बांड बना, कोवेलेंट बांड में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन वो एक एटम देता है। अब इसके पास एटम नहीं थे, इसके पास जो है वो थे, तो दो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी इस एटम को। तो इसने क्या किया कि दोनों के दोनों इसे दे दिए। अब इसके पास भी दो थे, तो इसके पास 8 हो गए और इसके पास जो है वो 4 हो गए। अब क्या होगा कि अब हम लाइट की एनर्जी इसे दें इस मॉलिक्यूल को, तो ये, या हीट की एनर्जी दें, तो ये जब ब्रेक करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन इसने दिए थे, लेकिन एक ये लेके चला जाएगा, एक ये वापस लेके जाएगा। अब इसने दिए दो थे, वापस इसे एक मिलेगा। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो जाए तो हम इसे डॉट से ज़ाहिर करते हैं। इसे फ्री रेडिकल कहते हैं। हायर क्लासेस में हम इसे मज़ीद डिटेल से भी स्टडी करेंगे। ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशी होती है। इट हैज़ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये कुछ बातें थी। इसके बाद अब डिफरेंस की बात करें आयन और फ्री रेडिकल में, तो स्टूडेंट्स आयन जो है एटम्स होते हैं या एटम्स का ग्रुप होता है जो बियर करता है, जो बर्दाश्त करता है चार्ज को। वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। जबकि फ्री रेडिकल्स पे चार्ज नहीं होता, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो है एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन में क्रिस्टल लेटस की फॉर्म में। क्रिस्टल लेटिक का मतलब जैसे क्रिस्टल्स की शक्ल होती है, जैसे कि 4 कोनों वाली शक्ल अगर आप ये ले लें तो आई थिंक सो 2
8 कोनों वाली शक्ल, जैसे चीनी का दाना होता है, अगर आप गौर से देखें तो उसके 8 कोने होते हैं, तो क्रिस्टल की शक्ल में रहते हैं ये आयंस जो होते हैं। जबकि ये जो तो फ्री रेडिकल्स दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज एयर, ये सोल्यूशन में भी रह सकते हैं और एयर में भी होते हैं। ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है और ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये इस फ्री रेडिकल्स की ही वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की इसी प्रोसेस की वजह से। अब लास्ट डिफरेंस जो हम कर रहे हैं इसमें कि देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, के लाइट इसके बनने पर कोई असर नहीं डालती आयंस के, जबकि इसके ऊपर लाइट अगर पड़े तो ये बनते हैं। फ्री रेडिकल्स लाइट पड़ने से बनते हैं जबकि आयंस पर कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये था डिफरेंस स्टूडेंट्स इसके दरमियान में। तो आई थिंक सो कि आपको बेसिक डेफिनेशंस जो है इसकी समझ आ गई होगी। इसमें बात जो थी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।